गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एग्जाम देना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह एक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग एंड स्टेट पीसीएस जैसे एग्जामों की तैयारी कराई जा रही है। आज हम टॉप 10 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो विभिन्न क्षेत्रों से लिए गए हैं, जैसे कि राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर दिए गए बारकोड को स्कैन करके, यहाँ जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पर जो बारकोड है, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 14 अप्रैल 2023 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? Recently, which birth anniversary of Dr. Bhimrao Ambedkar has been celebrated on 14th April 2023? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन ए, यानी कि 132वीं जयंती। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में। वह फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि भारतीय संविधान के जनक हैं। सिंबल ऑफ द पीस, इक्वलिटी एंड नॉलेज, उन्हें शांति, समानता और ज्ञान का प्रतीक कहा जाता है। हाल ही में वो चर्चा में इसलिए रहे 14 अप्रैल 2023 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई है। व्यक्तिगत परिचय की अगर बात करें तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। स्थान की अगर बात करें तो महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। वर्तमान में इस नगर को डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। यदि भीमराव अंबेडकर के अन्य नाम की अगर बात करें तो बाबा साहब अंबेडकर, हालांकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का असली उपनाम अम्बा वाडेकर था, लेकिन उनके शिक्षक महादेव अंबेडकर ने उन्हें स्कूल रिकॉर्ड में अंबेडकर का उपनाम दिया। अगर राष्ट्रीयता की बात करें तो वो भारतीय हैं। इनका एक इम्पॉर्टेंट कोट है, यानी कि बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, हम सबसे पहले और अंत में भी भारतीय हैं। यह इनका सबसे महत्वपूर्ण कथन रहा है। इनके पिताजी की अगर बात करें तो रामजी मौलवी सकपाल इनके पिताजी हैं, और माता का नाम भीमाबाई है, और इनकी पत्नी का नाम रमाबाई अंबेडकर है। यदि इनकी मैरिज की बात करें तो 1906 में इनकी फर्स्ट मैरिज हुई थी, और सेकंड जो हुई थी 1948 में। इनके पुत्र की अगर बात करें, यशवंत भीमराव अंबेडकर इनके पुत्र हैं, और पोता की बात करें तो प्रकाश अंबेडकर इनके पोता है। अंबेडकर की शैक्षणिक डिग्री की अगर बात करें तो इन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से बीए किया था, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए, पीएचडी, एलआईडी किया है, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी, डीएससी और ग्रेस इनसे बैरिस्टर इन लॉ किया था। इनकी अगर डेथ की बात करें तो 6 दिसंबर 1956 में 65 वर्ष की आयु में इनकी डेथ होगी। यदि हम इनके सोशल परिचय की अगर बात करते हैं तो यह संविधान के प्रमुख वास्तुकार एवं जनक हैं। विदेश में अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट करने वाले ये पहले भारतीय हैं। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। हिल्टन यंग कमीशन को दिए गए विचारों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की नींव रखी गई थी। 1927 में महागढ़ सत्याग्रह चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में महत्वपूर्ण श्रम सुधार किए गए। जैसे जो वर्किंग आवर जो होता था वो ज़्यादा होता था, वर्तमान समय में मिनिमम 8 घंटे हैं, तो उसमें कटौती की गई। एकल भाषा, सिंगल लैंग्वेज राज्यों के विभाजन का प्रस्ताव दिया गया। इनके द्वारा 1990 में मरणोपरांत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनके निधन के दिवस जो है वो 6 दिसंबर है, जिसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में ट्विटर का विलय किसमें किया गया है? रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ट्विटर बीन मर्ज? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, यानी कि एवरीथिंग ऐप। ट्विटर के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यह सोशल नेटवर्किंग कंपनी है, जिसके ऐप का प्रयोग वर्तमान में हम इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए करते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 21 मार्च 2006 में। इसका जो मुख्यालय है वो सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए में। हाल ही में ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि ट्विटर का विलय एक्स होल्डिंग कॉरपोरेशन के एवरीथिंग ऐप में कर दिया गया है। हालांकि एलन मस्क जो इसके स्वामित्व वाले इसके सीईओ हैं, उनका ये मानना है कि एवरीथिंग ऐप का जो विकास है वो चीन के वीचेट ऐप की तर्ज पर कर रहे हैं, ताकि इससे पेमेंट,
टिकट बुकिंग एंड मैसेजिंग जैसी सुविधाओं का लाभ उठाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है? रिसेंटली विच पार्टी हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ ए नेशनल पार्टी बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन सी, यानी कि आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसका जो फुल नेम है वो आपको बता ही दिया है, आम आदमी पार्टी है। यह सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल एवं अन्ना हजारे के लोकपाल आंदोलन से जुड़े बहुत से सहयोगी द्वारा गठित एक भारतीय राजनीतिक दल है, यानी कि इंडियन पॉलिटिकल पार्टी है। इसकी जो आधिकारिक घोषणा यानी कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ था वो 26 नवंबर 2012 को हुआ था। भारतीय संविधान अधिनियम की 63वीं वर्षगांठ के अवसर पर कहाँ पर हुआ था? वो स्थान है जंतर मंतर, नई दिल्ली। हाल ही में चर्चा में इसलिए आई कि आपको चुनाव आयोग ने 4 राज्यों दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात में उनके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर नेशनल पार्टी यानी कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। हालांकि इसके विपरीत स्थिति अगर देखते हैं तो 3 दल जो हैं वो क्रमशः ये हैं, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, दूसरा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तीसरा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इनसे जो नेशनल पार्टी का जो दर्जा है वो इलेक्शन कमीशन द्वारा छीन लिया गया है। वर्तमान समय में 6 नेशनल पार्टी हैं जो क्रमशः इस प्रकार है: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तीसरी है भारतीय जनता पार्टी, चौथी बहुजन समाज पार्टी, 5वीं है नेशनल पीपल्स पार्टी और 6ठी है आम आदमी पार्टी। हाल ही में UIDAI ने एक टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम विकसित करने के लिए किस शैक्षणिक संस्थान के साथ हाथ मिलाया है? रिसेंटली UIDAI हैज जॉइंड हैंड्स with which educational institute to develop a touchless biometric capture system? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन डी, यानी कि IIT बॉम्बे। टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यह फेस रिकॉग्निशन की तरह फिंगरप्रिंट्स रिकॉग्निशन सिस्टम होगा। भविष्य में इसका प्रयोग फेस स्कैनिंग, मोबाइल वेरिफिकेशन, डिवाइस को अनलॉक करने के लिए, ऑफिस अटेंडेंस लगाने के लिए, ह्यूमन का टेम्परेचर लेने के लिए या ह्यूमन एक्सप्रेशन लेने के लिए, दूसरा आएगा बॉडी टेम्परेचर लेने के लिए। इस तरह की जो सुविधा होगी यानी इस तरह का जो फीचर होगा उसका इस्तेमाल किया जाएगा। हाल ही में UIDAI और IIT बॉम्बे के साथ एक MOU पर समझौता हुआ है जिसमें यह कहा गया कि IIT बॉम्बे UIDAI के साथ यानी कि सहयोग से लाइवनेस मॉडल पर आधारित फिंगरप्रिंट कैप्चर सिस्टम बनाने की रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कार्य करेगी। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम एक बार में 1 से अधिक उंगलियों का निशान ले सकता है और इससे हमें लाभ होगा कि जो सर्टिफिकेशन रेट है यानी कि जो प्रमाणित करने की जो दर है उसमें सुधार होगा। दूसरा अगर बात करें यह सिस्टम सिग्नल इमेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस बायोटेक्नोलॉजी कंपनी को विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस VIE पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रिसेंटली विच बायोटेक्नोलॉजी कंपनी वाज कॉन्फर्ड विद द वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड एट द वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन ए, यानी कि भारत बायोटेक। इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 के संबंध में। यह वैक्सीनों को समर्पित सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन है यानी कि एक ग्लोबल समिट है जो बुनियादी शोध से लेकर वाणिज्यिक उत्पादन यानी कि बेसिक रिसर्च से लेकर कमर्शियल प्रोडक्शन तक वैक्सीन मान्यता श्रृंखला के सभी पहलुओं को सम्मिलित करता है। इसके अगर कार्य की बात करें तो ये विशेषज्ञों को पूरी दुनिया से एकत्रित करता है ताकि वैक्सीन के निर्माण में अर्थात वैक्सीन के विकास में अपने ज्ञान को साझा कर सकें। इस सम्मेलन का कोविड-19 महामारी से निपटने में विशेष योगदान रहा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं भारत बायोटेक के संबंध में। यह हैदराबाद में स्थित एक प्रमुख बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। हाल ही में भारत बायोटेक ने वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन उद्योग उत्कृष्टता यानी कि VIE पुरस्कार के हिस्से के रूप में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन प्रक्रिया विकास श्रेणी के लिए यह पुरस्कार जीता है। अगर इसकी उपलब्धि की बात करें तो भारत बायोटेक का इंट्रामस्कुलर कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन भारत के सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। इसे अन्य देशों में निर्यात भी किया है। इससे यह हुआ कि कोविड-19 का जो दौर चल रहा था उस समय भारत ने अपने यहाँ पर जो वैक्सीन बनाई गई थी उनका निर्यात किया जिससे
जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनकी काफ़ी मदद की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जारी प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन MII के अनुसार किस टाइगर रिजर्व ने देश के सभी बाघ अभयारण्यों में पहला स्थान प्राप्त किया है? अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस evaluation, which tiger reserve has secured the first position among all the tiger reserve in the country? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी यानी कि पेरियार टाइगर रिजर्व। MII रिपोर्ट के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है वो प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन रिपोर्ट है यानी कि मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन रिपोर्ट है। वर्ष 2006 से पूरे देश में बाघ अभयारण्यों का ये आकलन करती है। इस रिपोर्ट के तहत केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व को 94.3% के MII स्कोर के साथ पहला स्थान प्राप्त किया गया है, जबकि सतपुड़ा और बांदीपुर टाइगर रिजर्व को क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया है। हालांकि इस रिपोर्ट में 73,765 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर किया जाता है, जिसमें 51 बाघ अभयारण्य शामिल थे। यदि वर्तमान समय में भारत में टाइगर रिजर्व की बात करें तो 53 टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने विनायक दामोदर सावरकर की जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? रिसेंटली विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट विनायक दामोदर सावरकर बर्थ एनिवर्सरी स्वतंत्र वीर गौरव दिवस? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन सी यानी कि महाराष्ट्र। विनायक दामोदर सावरकर के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इनका जन्म 28 मई 1883 में हुआ था महाराष्ट्र के नासिक जिले में। इनका जो योगदान है 1911 में मार्लो मिंटो सुधार के खिलाफ विद्रोह किया था इन्होंने, जिसके कारण इनको 50 साल की सजा सुनाई गई थी। दूसरा, वह हिंदू महासभा का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये बुक लिखी थी। ये चर्चा में इसलिए रहे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। हालांकि अगले माह में इनकी 140वीं जयंती मनाई जाएगी। हाल ही में किसने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? रिसेंटली हु हैज वॉन द सिल्वर मेडल इन द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन डी यानी कि निशा दहिया। एशिया कुश्ती चैंपियनशिप यह एशियन एसोसिएट रेसलिंग कमेटी द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। अगर प्रतिस्पर्धा की बात करें तो पुरुष टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था 1979 में और महिला टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था 1996 में। एशिया कुश्ती जो चैंपियनशिप है ये चर्चा में इसलिए रही क्योंकि 11 अप्रैल 2023 को भारत की निशा दहिया ने 68 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की महिला प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। हालांकि चोट के बाद उन्होंने वापसी की और फाइनल में पहुंची। लेकिन जापान की एमी इसी से 10-0 से हारकर उपविजेता रही हैं और भारत का स्थान देखें तो भारत ने अब तक इस प्रतियोगिता में कुल 6 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए सुखासे विधेयक पारित किया है? रिसेंटली विच स्टेट असेंबली हैज पास्ड सुखासे बिल फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑर्फेन्स? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन ए यानी कि हिमाचल प्रदेश। विधानसभा के द्वारा जो सुखासे विधेयक जो पारित किया गया है 2023 में, इसके संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। हाल ही में इसे हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित किया गया है। हिमाचल प्रदेश ऐसी योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य की अगर बात करें तो अनाथ बच्चों की देखभाल करना, संरक्षण करना और उनकी आत्मनिर्भरता को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अंतर्गत जो प्रोविजंस दिए गए हैं, जो प्रावधान दिए गए हैं, विधेयक के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु जो व्यय है कॉस्ट आएगी वो 272.27 करोड़ रुपए की व्यय लागत है इसमें। और इसके तहत 27 साल तक राज्य के 6000 से अधिक अनाथ बच्चों की देखभाल की जाएगी। तीसरा पॉइंट ये है कि अनाथ बच्चों को आश्रय, शिक्षा, पॉकेट मनी के रूप में 4000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सरकार इन बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। हालांकि इसके अलावा एक बार जब वे 27 वर्ष की आयु तक पहुंच जाएंगे तो उन्हें अपना घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता के साथ साथ 3 विस्वा भूमि भी प्रदान की जाएगी। विपक्षी नेताओं द्वारा इस योजना का विरोध किया जा रहा है। उनका कहना यह है कि ये सीएम के नाम पर योजना है। दूसरा कहना यह है कि अधिकांश प्रोविजन जो हैं वो पहले से केंद्रीय योजना में शामिल है, उनको ही इसमें ले लिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक्स के लिए चुना गया है? रिसेंटली हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी यानी कि CR राव। CR राव के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। वे 102 साल के भारतीय अमेरिकी नागरिक हैं यानी कि इंडो अमेरिकन सिटीजन है। हाल ही में ये चर्चा में इसलिए है कि CR राव को इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक्स के लिए चुना गया है। हालांकि इसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है। इसके जो पुरस्कार प्राप्ति का जो रीजन रहा है वो कारण यह था कि वर्ष 1945 में कलकत्ता मैथमेटिकल सोसाइटी के बुलेटिन में राव ने 3 मूलभूत परिणामों के बारे में बताया था, इसलिए उन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है। हालांकि यह जो पुरस्कार दिया जाएगा वो जुलाई में दिया जाएगा कनाडा के ओटावा में अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान की जो विश्व सांख्यिकी कांग्रेस समिट जो होगी उसमें यह पुरस्कार इनको दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।